16 की उम्र, उस तरह की धार और आंखों में ऐसा गुस्सा जो कानून को भी चीर दे। मुंबई की तंग गलियों में एक ऐसा ही लड़का था जिसके हाथ में किताबें नहीं उस्तरा था और उसके दिल में डर नहीं बगावत की आग थी। उसका नाम था हुसैन शेख, लेकिन एक वार ने उसे बना दिया हुसैन उस्तरा। वो लड़का जो कभी फुटपाथ पर सोता था, कुछ सालों में अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा चेहरा बन गया जिसे देखकर खुद दाऊद इब्राहिम की आंखों में भी डर पैदा हो गया कि कहीं वो मुझ पर हावी ना हो जाए। उसे कंट्रोल करने के लिए दाऊद ने गैंग ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया, लेकिन हुसैन ने दाऊद का ऑफर ठुकरा दिया और वहीं से शुरू हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी बगावती जंग जिसमें खून, वफादारी और बदले की आग सब कुछ शामिल था। और इस जंग में दाऊद तो था ही, लेकिन आगे हुसैन के साथ आई सपना दीदी। याद है ना अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन अशरफ उर्फ सपना, जो खास कर दाऊद से बदला लेने के लिए ही अंडरवर्ल्ड में घुसी थी। वो जो रोई नहीं बल्कि हुसैन उस्तरा के साथ मिलकर बदला लिया। अब ये कहानी पुलिस के फाइलों से निकलकर फिल्म में भी दिख सकती है। शाहिद कपूर या कार्तिक आर्यन आपको हुसैन के रोल में दिख सकते हैं, लेकिन फिल्में सच कहां होती है। बड़े पर्दों पर तो गुंडों को भी हीरो बना दिया जाता है। इसलिए आइए आज आपको सुनाते हैं अंडरवर्ल्ड के हुसैन उस्तरा की कहानी, जो एक वार में ही लोगों को मौत के घाट उतार देता था। मुंबई की गलियों में जहां सपनों के साथ साथ खून और धोखे की भी बस्ती होती थी, वहीं एक लड़का अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। नाम था हुसैन शेख। उसका बचपन बहुत ही आम था। सपने छोटे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महज 16 साल की उम्र में एक छोटे से झगड़े ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर हुसैन ने सामने वाले पर उस तरह, यानी कि पुराने समय में दाढ़ी बनाने वाले रेजर से हमला कर दिया। उस एक वार ने न सिर्फ उसके दुश्मन को जख्मी किया, बल्कि खुद हुसैन को भी एक नया नाम दे दिया, हुसैन उस्तरा। वो इसलिए क्योंकि हमले के बाद जब उस जख्मी लड़के की लाश डॉक्टर के पास पहुंची, तो डॉक्टर ने उसकी लाश देखकर कहा, इसे तो ऐसे मारा गया है जैसे किसी सर्जन ने क्लियर कट मारा हो। जब डॉक्टर जैसा साफ कट हुसैन ने मारा, वो भी उस तरह से, तो लोगों ने उसके नाम के साथ उस तरह लगाना शुरू कर दिया। आगे इसी लड़के को, जिसे लोग एक मामूली गुंडा समझते थे, धीरे धीरे वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक खतरनाक नाम बनता चला गया। वो पायधुनी के गलियों का बेताज बादशाह बन गया। उसका अपना एक छोटा सा गैंग था जो हर छोटी बड़ी गैर कानूनी हरकत में शामिल था। कहते तो ये भी हैं कि उसके गैंग में ऐसे लोगों की फौज थी जो किसी न किसी तरह से डिसेबल थे, पर उनमें खूबियां ऐसी थी कि किसी भी गैंग में वैसे सिपाही नहीं थे। हुसैन के गैंग में ऐसे लोग भी थे जो क्रॉस कनेक्शन लगे ना तो उस कॉल से लोगों की पूरी जानकारी निकाल लेते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत दूर से ही बिना उनकी आवाज सुने उनकी जुबान पढ़ लेते थे, यानी कि लिप मूवमेंट से उनकी बात समझ लेते थे कि वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। और कई बार तो ऐसे ही करके दुश्मनों का भी पता लगा लिया जाता था। तो हुसैन अपने इसी गैंग के साथ वसूली, धमकी, झगड़े और जरूरत पड़ने पर कत्ल भी करता था। हुसैन के अंदर एक खास काबिलियत थी, वो ये कि उसे डर नहीं लगता था। वो अपने शर्तों पर जीता था और अपने उसूलों के खिलाफ किसी के भी आगे झुकना उसे मंजूर नहीं था। इसी दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद उस वक्त अपना नेटवर्क फैला रहा था, नए गैंगस्टरों को अपने साथ जोड़ रहा था और जो नहीं जुड़ते उन्हें खत्म करने से भी वो पीछे नहीं हटता था। जब दाऊद के आदमियों ने हुसैन से कांटेक्ट किया और उसे दाऊद के अंडर काम करने का ऑफर दिया, तो हुसैन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी फितरत में किसी के आगे झुकना ही नहीं था।
यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई, दाऊद और हुसैन मुश्तरा के बीच। यह दुश्मनी धीरे धीरे इतनी गहरी होती चली गई कि अब मामला पर्सनल झगड़े से बढ़कर गैंग वॉर तक पहुंच गया। धीरे धीरे हुसैन मुश्तरा ने दाऊद के धंधों पर चोट करना शुरू कर दिया। खासकर उस वक्त में दाऊद के सबसे बड़े धंधे हथियारों की तस्करी पर उसने चोट करना शुरू किया। हुसैन ने नेपाल से आने वाली अवैध हथियारों की खेप को रोकना शुरू कर दिया और वो दाऊद के ट्रकों को रास्ते से पकड़वाता, माल को कब्जे में ले लेता और दाऊद के गुर्गों को चेतावनी भी देता कि मुंबई अब सिर्फ दाऊद की नहीं रही, यहां हम भी रूल करेंगे। अब दाऊद के लिए यह एक सीधी चुनौती थी। अंडरवर्ल्ड के अंदर दाऊद अपने खिलाफ ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए हुसैन मुश्तरा अब दाऊद इब्राहिम की हिट लिस्ट में आ चुका था। लेकिन हुसैन को इसकी परवाह थी ही नहीं। वो जानता था कि कब किससे टकराना है और कैसे खुद को बचाए रखना है। पर इसी दौरान मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक और नाम उभरने लगा, अशरफ खान। एक साधारण सी दिखने वाली महिला जिसने बाद में अपना नाम दुनिया को सपना दीदी के नाम से बताया। उसका जीवन भी दर्द और बदले की आग में तप रहा था। उसका पति महमूद कालिया, जो एक समय दाऊद के लिए काम करता था, वो दाऊद के टिप पर ही पुलिस के हाथों मारा गया। इसलिए अशरफ ने तय कर लिया था कि वो अपने पति के कत्ल का बदला लेगी, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। बदले की इसी आग में झुलसती हुई अशरफ दाऊद के दुश्मन गवली के पास पहुंची। लेकिन गवली ने कहा कि वो उन जैसों पर भरोसा नहीं कर सकता, यानी जो दाऊद के ही धर्म की है। क्या पता वो गवली के गैंग में रह के दाऊद के लिए काम करे और उसे ही नुकसान पहुंचाए। कहते हैं इसी के बाद अशरफ ने बुर्का का दामन छोड़ दिया और सपना बन गई। और फिर यही सपना पहुंची दाऊद के दूसरे दुश्मन यानी हुसैन मुश्तरा के पास। वो जानती थी कि अगर गवली के बाद कोई दाऊद से टकराने की हिम्मत कर सकता है तो वो हुसैन मुश्तरा ही था। अब शुरुआत में हुसैन ने सपना दीदी की सारी बातों को हल्के में लिया। उसे लगा कि ये भी उन सैकड़ों में से एक कहानी होगी जो रोज ही उसके पास आती है, दर्द बदला, गुस्सा और फिर डर के मारे भाग जाने का सिलसिला। लेकिन सपना दीदी अलग थी उन सभी से। उसकी आंखों में जो जिद थी, उसके आंसुओं में छुपा जो जुनून था, उसने हुसैन को हैरान कर दिया। फिर जब हुसैन को उसकी नीयत साफ दिखी तो उसने सपना दीदी को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। वो उसे मार्शल आर्ट सिखाने लगा, उसे हथियार चलाने, निशाना साधने और आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के भी तरीके सिखाए। इसके बाद सपना दीदी अब एक साधारण औरत नहीं रही, वो एक जिंदा बम बन चुकी थी, अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन जो किसी भी वक्त फट सकती थी। फिर दोनों ने मिलकर दाऊद के नेटवर्क को और भी नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। प्लानिंग चलता रहा। सपना दीदी दाऊद के ठिकानों पर जासूसी करती, उसके एक्टिविटी की जानकारी इकट्ठा करती और हुसैन को देती। कभी कभी वे पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे देते, टिप दे देते, ताकि दाऊद के अड्डों पर छापे पड़े और उनके धंधे चौपट हो जाए। क्योंकि दाऊद को खत्म करने के लिए उसके धंधे को भी खत्म करना जरूरी लगा उन लोगों को। वैसे हुसैन के बारे में एक और बात है जो मुझे हुसैन जैदी साहब, जो कि राइटर और जर्नलिस्ट भी है, उनको पढ़ने और सुनने से पता चला कि ये जो हुसैन मुश्तरा है ना, वो थोड़ा सा अय्याश किस्म का आदमी था। यानी वो खूंखार होने के साथ साथ रसीक मिजाज का भी था। उसके पास कई मोबाइल होते थे, एक उसके धंधे के लिए, दूसरा उसके परिवार के लिए, तीसरा पुलिस को टिप देने के लिए जिससे वो पैसे भी बनाता था, और तो और एक मोबाइल उसके आशिकी के लिए भी था जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें किया करता था, बातों ही बातों में रंगरलिया किया करता था। यहाँ तक ऐसा भी सुनने को मिलता है कि सपना दीदी भी एक धंधे वाली औरत के भेष में ही जाकर हुसैन से मिली थी पहली बार, जिसके साथ मिलकर हुसैन मुश्तरा आगे दाऊद से दुश्मनी लेता है और उस पर अनगिनत वार भी करता है। फिर यह सिलसिला आगे कुछ महीनों तक चला। इन दोनों ने मिलकर दाऊद पर अनगिनत हमले किए, उसके सामान को लूटा, उसके माल को लूटा, उसके अड्डे बंद करवाए।
दाऊद इब्राहिम को अब लगने लगा कि कहीं ना कहीं उसकी हर चाल नाकाम हो रही है और वो ये भी जान चुका था कि इसके पीछे हुसैन उस्तरा और सपना दीदी का हाथ है जो उसे तबाह करने पर लगे हुए थे। लेकिन कहते हैं कि सपना दीदी और हुसैन का साथ ज़्यादा दिन तक नहीं चला। वजह हुसैन का आशिक मिजाज होना, जिसका दिल आगे चलकर सपना दीदी पर ही आ जाता है। लेकिन सपना का मकसद कुछ और था, इसलिए उनकी राहें अलग हो जाती है। सपना का एक ही मकसद था कि दाऊद इब्राहिम को खत्म करना। स्टेडियम के अंदर ही जब दाऊद क्रिकेट देखने जाता था, वहीं पर दाऊद को मारने का उसने प्लान भी बनाया था। लेकिन आगे चलकर शकील के लोगों के हाथों सपना दीदी का मुंबई में ही कत्ल हो जाता है। उनके घर के बाहर ही कई बार चाकू बोल के उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन हिट लिस्ट में वो अकेली तो थी नहीं। दाऊद के लिए हुसैन भी उतना ही बड़ा दुश्मन था जितनी कि सपना दीदी। इसलिए 94 में सपना दीदी के कत्ल के बाद हुसैन को भी मारने की प्लानिंग शुरू हो गई। फिर डी कंपनी ने हुसैन की कमजोर कड़ी भी निकाल ली और उसके आशिक मिजाज होने को भांप लिया। फिर आया साल 1998 का सितंबर महीना। यह वही वक्त था जब किस्मत ने हुसैन उस्तरा से अपना सबसे बड़ा बदला लिया। उस दिन भी हुसैन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। सब कुछ नॉर्मल था, प्यार भरी बातें, मुस्कुराहटें, जिंदगी की एक झलक जो शायद उसके जैसे लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन सपनों की उम्र ज्यादा नहीं होती है, खासकर तब जब आपके सिर पर मौत मंडरा रही हो। हुसैन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद पार्किंग की ओर बढ़ रहा था, वापस अपने गाड़ी की तरफ, ताकि वो वहां से जा सके। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, वो बेफिक्र था। उसे कभी यह डर नहीं रहा कि कोई उसे मार देगा। लेकिन तभी अचानक वहां पहले से ही घात लगाए बैठे छोटा शकील के आदमियों ने उस पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी। हुसैन उस्तरा ने पलटकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो घिर चुका था बंदूक की गोलियों से। एक के बाद एक उसके जिस्म को वो गोलियां छलनी करती चली गई और वो वहीं पे गिर पड़ा, खून से लथपथ, आंखें खुली हुई, जैसे आसमान से आखिरी सवाल पूछ रही हो, यही अंजाम था मेरा। मुंबई की गलियां जो कभी उसके नाम से कांपती थी, उस दिन चुपचाप उसके खून में भीगती रही। हुसैन उस्तरा का खात्मा हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी, उसकी बगावत, उसका दाऊद के खिलाफ खुला विद्रोह, ये सब आज भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक दास्तां की तरह सुनाया जाता है। और अब उसकी इसी अनकही कहानी को पर्दे पर उतारने का जिम्मा लिया है निर्देशक विशाल भारद्वाज ने, जिनके बारे में खबर चल रही है कि वो हुसैन पर फिल्म बनाने वाले हैं, जिनमें बॉलीवुड के अभिनेता कार्तिक आर्यन हुसैन उस्तरा के भूमिका में दिख सकते हैं। वैसे इस रोल को लेकर शाहिद कपूर की भी बात हो रही थी पहले। हालांकि फिल्म है, सच्चाई से बहुत परे होती है। उसे हमेशा एंटरटेनमेंट के रूप में ही लेना चाहिए, क्योंकि फिल्म बनेगी तो उस तरह को कहीं ना कहीं हीरो ही दिखाया जाएगा। जैसे पहले भी हाजी, दाऊद, मन्यासुर में माया डोलस और एक थी बेगम जैसे सीरीज में सपना दीदी को दिखाया गया है कि भाई उसका तो कोई जुर्म ही नहीं था। वो तो मतलब कि अंडरवर्ल्ड से परेशान होके ही एक तरह से अंडरवर्ल्ड में आके लेडी डॉन बन गई, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन ये भी सच है, और असली सच ये है, ये वो लोग थे जिनके वजह से मुंबई की सड़कें खून से लाल हुई। वजह जो भी हो, इन लोगों ने क्राइम किया था, मासूम लोगों की जान इनके वजह से गई थी। बाकी आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहानियां देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब आप कहानियां देखते हैं तो चैनल के साथ जुड़ भी जाइए, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा क्राइम कनेक्ट का परिवार बड़ा होते जा रहा है और मैं और भी अच्छी कहानी लाने की हिम्मत कर सकूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।